ओके मित्रों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीले लिटमस का रंग अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है। दूसरा, लाल लिटमस का रंग क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है। हल्दी और गुड़हल के फूल का उपयोग प्राकृतिक संकेतक के रूप में किया जा सकता है। यदि हम यहाँ पर बात करें, क्या कहा जा रहा है कि अम्ल और क्षार की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे हम लोग स्वाद लेते हैं, जो हमारी जीभ स्वाद लेती है, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा तत्व अम्ल है या कौन सा तत्व क्षार के तौर पे है, कौन सा। तो जो खट्टा, कड़वा, स्वादहीन स्वाद, जिस तरह के ये स्वाद हमारी जबान लेती है, ठीक है, जो हमारी जीवा महसूस करती है, तो वो उस पदार्थ के अम्ल या क्षार होने की बात पर निर्भर करता है। ठीक है, वो उसी से संबंधित है। तो जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस पेपर को अम्लीय माध्यम में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। लिटमस पेपर एक प्रकार का पेपर होता है जिससे किसी अम्ल की और क्षार के बारे में पता करते हैं। लाल लिटमस पेपर क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है, बिल्कुल सही है। हल्दी और गुड़हल के फूल का उपयोग प्राकृतिक संकेतक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, हल्दी और गुड़हल का प्रयोग प्राकृतिक संकेतक के रूप में ही किया जाता है मित्रों। ये भी कथन जो है क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। लिटमस अब मैंने आपको क्या बताया था? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, उसी प्रकार हल्दी भी ऐसा ही एक सूचक है। यानी ये जो तीनों कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं। और इन कथनों के अगर हम आंसर देखेंगे 1, 2, 3, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्नलिखित पृष्ठों पर किसी खिलौना कार के चलाए जाने पर पृष्ठों द्वारा लगने वाले घर्षण बल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे आप जानते हैं, कई खिलौने होते हैं जो हम ज़मीन पर जाते हैं। घर्षण बल क्या होता है? पहले ज़रा इस पर देख लें। फ्रिक्शन फोर्स, यानी ये जो बल होता है ये आपके गति का विरोध करता है। यानी कोई भी पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर जब वो गतिमान होती है, एक बल आरोपित किया जाता है। ठीक है, और ये जो बल होता है ये आपकी स्पीड को कंट्रोल या धीमा करने का काम करता है। आप देखते हैं कोई बॉल आपने लुढ़काई तो वो कुछ समय बाद रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण रुक जाती है या किसी और के कारण? तो पृथ्वी और उस बॉल की सतह के बीच एक बल काम करता है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे ये बॉल है और ये सतह है, तो इसके बीच जो काम कर रहा है इसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो घर की वस्तु की गति को सीमित, धीमा करने का काम करती है। अब जरा देखते हैं कि खिलौना है कि कार है, चलाए जाने पर घर्षण बल के बढ़ते क्रम, यानी कहाँ पर घर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ इस बात की बात की जा रही है। तो जो सबसे चिकना होगा मित्रों, जो सबसे चिकना होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा घर्षण बल सबसे कम होगा। यानी आसानी से हम फिसल जाएं, आसानी से जहाँ पे हम चल लें, और यदि हम फिसलें तो रुकें ना। तो ये जो होगा सबसे ज़्यादा घर्षण बल, अगर हम बात करें तो संगमरमर के गीले फर्श में होगा। ठीक है, उसके बाद संगमरमर के सूखे फर्श में होगा, उसके बाद अखबार में होगा, और उसके बाद तौलिया में यानी कपड़े में होगा। तो संगमरमर का ये बढ़ता हुआ क्रम है 3, 1, 2, 4। आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सतही क्षेत्रफल में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, वायु की गति में वृद्धि, उपरोक्त में से कितने कारक वाष्पीकरण की दर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं? तो यदि हम यहाँ पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि के कारकों के बारे में देखें
तो सतह के क्षेत्रफल में यदि वृद्धि करें तो वाष्पीकरण में वृद्धि हो जाएगी दर में। तापमान में वृद्धि होने पर तेज़ी से वाष्पीकरण होगा, आर्द्रता में कमी होने पर तेज़ी से वाष्पीकरण होगा, और वायु की गति में वृद्धि होने पर भी तेज़ी से वाष्पीकरण होगा। यानी जो चारों फैक्टर दिए हैं वो वाष्पीकरण की जो दर को करते हैं वो बढ़ा देते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं 4 क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताप बढ़ने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। यदि हम यहाँ पर बात करें ताप बढ़ने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है, तो यदि हम पदार्थ के प्रतिरोधकता के बारे में बात करें तो किसी चालक द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति इकाई लंबाई में प्रदान किया गया प्रतिरोध की मात्रा को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं, और यह सामग्री के व्यवहार और तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि ताप बढ़ने पर धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होगी? बढ़ेगी। ये बात नितांत सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरी बात करते हैं, अर्धचालकों में प्रतिरोधकता का ताप वृद्धि होने पर कम हो जाती है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अर्धचालक जो होते हैं सेमीकंडक्टर, उनमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना था? यहाँ पर गलत बात देखनी थी। तो कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन मित्रों डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। अगर हम देखते हैं एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरके में होता है, बिल्कुल सही है। फॉर्मिक अम्ल यानी एच चींटी के डंक में होता है। यहाँ डंक की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके चींटे या और भी डंक मारते हैं जीव, ज़्यादातर सब में क्या होता है? फार्मिक एसिड ही होता है, ध्यान रखना। साइट्रिक अम्ल आपका संतरे में होता है, ऑक्सैलिक अम्ल आपका पालक में होता है। यानी जो यहाँ पर चारों दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक सामान्य प्रकाश बल्ब का जीवन काल अल्प होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। बल्ब को पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सामान्य प्रकाश बल्ब का जीवन काल अल्प होता है। क्यों? क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है। बल्ब को पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है, ये भी बात सही है। फिलामेंट में के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ये तीनों बातें बल्ब के जीवन काल से संबंधित सही बात कर रही हैं। यानी ऑप्शन जो है आपका डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनना, उपरोक्त में से कितने रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? कितने रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं ये बताना है हमें। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं पहले इसको समझ लीजिए। जब किसी भी परिवर्तन से किसी वस्तु के मूल गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो तो वो परिवर्तन फिजिकल परिवर्तन होता है। अगर फिजिकल परिवर्तन अगर हम ये देखें कि उसके जो आंतरिक ढांचा, आंतरिक स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो बदल जाता है तो वो परिवर्तन कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बात करें कि जैसे दूध का दही जमना, यानी दोबारा आप दही से दूध तो नहीं बना सकते हैं, यानी उसके केमिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो गया। तो ये जो परिवर्तन होता है इसे कौन सा कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर जरा देखिए कौन सा परिवर्तन आपको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के तौर पर दिख रहा होगा। तो यदि हम बात करें
रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखें तो पौधों की वृद्धि, पौधे लगातार वृद्धि करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो क्या होता है, वो रासायनिक परिवर्तन चेंज होता है। लोहे में जंग लगना, लोहे की प्रकृति चेंज हो जाती है और वो कमज़ोर हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचन, ये भी कैसा है आपका रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना या खाना पकाना, ये भी क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। जबकि जल से बर्फ़ का बनना, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल जल ही रहता है चाहे वो बर्फ़ बन जाए। तो कितने सही हैं, 4 यहाँ पर हमारे सही उदाहरण होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। तारों के लिए ऊर्जा का स्रोत गुरुत्वीय संकुचन भी होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर निर्धारित है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से होती है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, यानी 2 हाइड्रोजन नाभिक आपस में जब जुड़ते हैं तो इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और अगर टूटे यूरेनियम को तो उसे विखंडन के तौर पर डिफाइन किया जाता है। तारों के लिए ऊर्जा का स्रोत गुरुत्वीय संकुचन भी होता है। अगर हम बात करें गुरुत्वीय संकुचन, तो तारों के लिए ऊर्जा का स्रोत गुरुत्वीय संकुचन होता है, जिसके कारण वो परस्पर प्रतियोगी प्रक्रियाएं करते रहते हैं, यानी उनका एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। यानी ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। परमाणु बम की अगर हम बात करें तो वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो यहाँ पर 2 बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उसे देखते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है, जबकि द्रव्यमान दोनों जगह बराबर होता है। ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होने का कारण यह कम आकर्षण बल लगाता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और ये जो व्याख्या कर रहा है ये बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, यानी दोनों कथन सही हैं। ए और 2B दोनों सही हैं और ए की व्याख्या हो रही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, इसे देखते हैं। भौतिक राशियां एसआई मात्रक, विद्युत धारा, एम्पियर, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, पदार्थ की मात्रा, मोल, ऊष्मागतिक, डिग्री सेल्सियस, उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ही है, बिल्कुल सही है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, बिल्कुल सही है। पदार्थ की मात्रा यहाँ पर मात्रा मोल है, बिल्कुल सही है। और ऊष्मागतिकी का मापन अगर हम बात करें ऊष्मागतिकी, तो ऊष्मागतिकी का जो ये दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि ऊष्मागतिक का तापमान डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। यानी कितने सही हैं, 3 सही हैं, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है 11, इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है विचार, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, कैल्शियम कार्बोनेट का बुझे चूने एवं कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन, उपरोक्त में से कितने ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, पहले ये अभिक्रिया में करें तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। यानी उत्पाद तो बन भी रहा है और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऊष्माक्षेपी कौन कौन सी हो जाएंगी।
प्राकृतिक गैस का दहन ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल सही। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल सही। इसके बाद अगर हम बात करें साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट में बनना, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर यदि जो सही हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बुझे चूने में कार्बन डाइऑक्साइड का विघटन, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन जो है सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अम्लीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड इसके प्रमुख कारक हैं। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से अधिक होता है, इससे जीवों में श्वसन अवरोध उत्पन्न होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड के प्रमुख कारक हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के प्रमुख कारक हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर ये सही। अम्लीय वर्षा का मान पीएच मान 5.6 से अधिक होता है। या अगर हम यहाँ पे बात करें कि यदि वर्षा के जल में एचाइन की मात्रा 5.6 से कम हो तो वो वर्षा क्या होगी? अम्लीय वर्षा होगी। क्या होगी? अम्लीय वर्षा होगी, ठीक है। यानी से कम होना चाहिए तो अम्लीय वर्षा होगी, जो कि हानिकारक है। जीवों में श्वसन अवरोध उत्पन्न होते हैं, इससे बिल्कुल बात सही है। यानी ऑप्शन में अगर हम बात करें कितने सही हैं? 2 सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या है? रसोई घर में प्रयुक्त द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडर यानी एलपीजी में द्रव के रूप में होती है, परंतु सिलेंडर के बाहर आते ही वह गैस से में परिवर्तित हो जाती है। प्रक्रम ए, फिर यही गैस जलती है। प्रक्रम बी। तो उपरोक्त उद्धरण के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन हैं और इसमें कोई प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन का कारण नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, रसोई में हम जिस गैस का उपयोग करते हैं वो एलपीजी है और यह सिलेंडर में तरल रूप में मौजूद रहती है और बाहर आते ही गैस बन जाती है और फिर जलती है। तो प्रक्रम ए जो है वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि एलपीजी गैस की केवल भौतिक अवस्था तरल है, गैस अवस्था में बदलती है। यानी जो ये परिवर्तन है ये कैसा है आपका? भौतिक परिवर्तन है, यानी उसकी फिजिकल आइडेंटिटी में ही चेंज होता है, द्रव से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ये चीज़ें बनना, ठीक है। प्रक्रम बी जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी ठोस के गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, ठीक है। किसी ठोस का गलनांक उसके आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ताप परिवर्तन द्वारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ये दोनों बातें क्या हैं मित्रों? बिल्कुल सही हैं। क्या हैं? बिल्कुल जो हैं सही बातें हैं, यानी ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। जब हम इसके ऑप्शन देखेंगे, क्या हैं ऑप्शन, इसे देखते हैं जरा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए 14 का ऑप्शन कि कौन सा कथन सही है? 1 और 2 यानी दोनों, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? देखते हैं। पादप प्लवकों की मृत्यु, मोतियाबिंद, बाष्पीकरण में वृद्धि, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, उपरोक्त में से कितने ओजोन परत क्षरण के प्रभाव हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से ओजोन परत के प्रभाव हैं? पादप प्लवकों की मृत्यु, ये ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव हैं। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, ये ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव के तौर पर हम डिफाइन
करेंगे। देखते हैं ओजोन परत के प्रभाव के अगर हम बारे में बात करें, जो हमारे समताप मंडल में स्थित है, ठीक है, और उसकी मोटाई लगातार घट रही है, तो इसके प्रभाव के कारण हो क्या रहा है, पत्तियों के रंध्र जल का बाष्पीकरण भी क्या हो जाता है, बाष्पीकरण बढ़ जाता है, पादपों की मृत्यु होती है, ठीक है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि नहीं, मत्स्य उत्पादन में क्षति होगी। क्या होगी, मत्स्य उत्पादन में जो होगी वो क्षति होगी। मोतियाबिंद, कैंसर जैसे बीमारियां हो सकती हैं। तो ओजोन परत के ये क्या हैं, आपके क्षरण के प्रभाव हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एंजाइम और स्रोत हैं इन्वर्टेज, माल्ट, डाइस्टेज, यीस्ट, पेप्सिन, आमाशय। तो ये जो एंजाइम है कहाँ पर कौन सा निकलता है, सही सुमेलित है, ये आपको क्या है बताना है। तो इन्वर्टेज के बारे में यदि हम बात करें तो ये एंजाइम शरीर में स्वाभाविक रूप से निर्मित होते हैं, ठीक है। इन्वर्टेज मूल रूप से एंजाइम है जो ईस्ट द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा, ईस्ट द्वारा निर्मित होता है। और डाइजेस्ट जो है वो माल्ट द्वारा निर्मित होता है, यानी ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। पेप्सिन जो है वो आमाशय द्वारा होता है, ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चमगादड़ अपश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। पराध्वनिक जेट ओजोन परत का नुकसान पहुंचाते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो मनुष्यों में ध्वनि श्रव्यता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो चमगादड़ जो है वो अगर हम बात करते हैं तो चमगादड़ अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, वो जो है वो चमगादड़ द्वारा पराध्वनिक उत्सर्जित की जाती है, न कि अपश्रव्य ध्वनि। क्या उत्पन्न की जाती है, पराध्वनिक, ठीक है। तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, पराध्वनिक जेट ओजोन परत का नुकसान पहुंचाते हैं। पराध्वनिक के बारे में बात करें तो ये जेट की पतली परत कर देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे में अगर हम बात करते हैं तो अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से 19 पर। क्या कह रहा है 19, इसे देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। उपरोक्त में से कितने प्रेक्षण रासायनिक अभिक्रिया को संसूचित करते हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, ये रासायनिक अभिक्रिया के संसूचक हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर और देखते हैं क्या कह रहा है कथन और असर्शन। कथन 1, नैनो पदार्थ अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, बिल्कुल बात सही है। और इनका सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, इसीलिए वो क्रियाशील होते हैं, यानी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और ये व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन विधि से जनन नहीं करता है। द्विखंडन विधि से जनन न करने वाले जीव के बारे में अगर हम बात करें तो लेशमानिया, हाइड्रा, अमीबा या प्लाज्मोडियम। तो द्विखंडन विधि से हाइड्रा नहीं करता है, ठीक है। हाइड्रा जो है वो कोशिकाओं को नियमित विभाजन के कारण एक स्थान के द्वाभार पर विकसित हो जाता है, जिसे मुकुल का वृद्धि के तौर पर देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है, मानव शरीर से स्रावित होने वाले हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंड्रेनलिन का स्राव सीधा रुधिर में होता है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय में आवश्यक है। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं वो सही हैं। तो ये जो तीनों कथन हैं बिल्कुल सही हैं। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में ही होता है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय आवश्यक है। एंड्रेनलिन सीधा रुधिर में होता है। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर।
क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। गर्मियों में कमरे का ताप में दूध का खुला छोड़ दिया जाना, लोहे की कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाना, भोजन पकाना, श्वास लेना। उपरोक्त में से कितनी स्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति एवं पहचान परिवर्तित हो जाती है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अगर हम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देंगे तो दूध खराब हो जाएगा, ये प्रकृति चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। लोहे की कील में अगर हम अर्ध में छोड़ दें तो जंग लग जाएगी, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। भोजन को पकाना ये भी आपकी प्रकृति के पहचान में परिवर्तित कर देगा, श्वास लेने में भी होगा, यानी सभी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कुछ रोग हैं और उसके कुछ वाहक हैं, कारक हैं, ये बताने हैं हमें। तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं विषाणु, तो जुखाम जो है, विषाणु होता क्या है, वायरस अगर इसमें देखें सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषिका में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा कोशिकाओं में गुणन करते हैं। तो यहाँ पे पहला तो सही सुमेलित है। अतिसार के बारे में बात करें, ये अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ये भी सही सुमेलित है। खसरा के बारे में यदि हम बात करें तो जो खसरा है मीजल्स नामक वायरस के कारण होता है, यानी खसरा जो है वो वायरस विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण। टाइफाइड के बारे में यदि हम बात करें तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। तो ये दोनों सही सुमेलित नहीं हैं, यही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा वाले तेल का उपयोग स्वास्थ्यकर होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो ये जो तीनों कथन हैं बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रति ऑक्सीकारक के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या है ऑक्सीकारक, जरा देखते हैं। यह खाद्य परीक्षण होते हेतु उपयोगी होते हैं। प्रति ऑक्सीकारक खाद्य परीक्षण के लिए प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल बात सही है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रति ऑक्सीकारक है, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। दोनों बातें मित्रों बिल्कुल सही हैं। देखते हैं आगे है क्या इसमें। कितने कथन सही हैं? दोनों सही, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है 26, इसे देखते हैं। उपापचयी प्रक्रिया का धीमा होना, केंद्रीय तंत्र का कमजोर हो जाना, समन्वय की कमी एवं मानसिक दुविधा, भाव शून्यता की स्थिति। उपरोक्त में से कितने एथनॉल का अधिक मात्रा में सेवन करने के परिणाम हैं? यदि हम बात करें तो ये सभी एथनॉल के अधिक मात्रा में सेवन का ही परिणाम है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस रोग के कारण सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं? आद्य बैक्टीरिया, कवक, लाइकेन और मॉस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसके कारण हो जाते हैं, जरा उसे देखें। तो निम्नलिखित में सरसों की पत्तियों में सफ़ेद धब्बे बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण, फंगस के कारण हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है 28, उसे देखते हैं। अंग और विशेषता। आमाशय शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, छोटी आंत पाचक भोजन का अवशोषण, बड़ी आंत जल का अवशोषण, यकृत अम्ल का स्राव। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? आमाशय शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यदि इस पर हम बात करें तो ये हमारा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आमाशय जो है वो हमारी सबसे
आमाशय से छोटी भोजन छोटी आंत में जाता है। इसमें वसा का पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन होता है। इसमें वसा छोटे छोटे वसा बूंदों फैट में टूट जाती है। तो यदि हम बात करें शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, ये नहीं है, यानी पीयूष ग्रंथि है, सॉरी, तो ये हमारा गलत है। छोटी आंत पाचक भोजन का अवशोषण करती है, ये बात सही है। ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है। यकृत पित्तरस को स्रावित करता है, अम्ल का स्राव करता है यकृत, ये कह रहे हैं। तो जबकि ये पित्त का स्राव करता है, ठीक है, यकृत अम्ल का स्राव नहीं करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है, आहार नाल लंबी, और अगर हम यहाँ पर देखें बड़ी आंत के बारे में, शरीर को भाग में अनपचे भाग को करती है और गुदा नाल तक पहुँचाती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है 29, पढ़ लीजिए एक बार, फिर आगे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल केवल हरे पर्ण की पत्तियों में होता है। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों के मंड के रूप में संचित होता है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो मित्रों यहाँ पर जो क्लोरोफिल केवल हरे वर्ण की पत्तियों में होता है तो क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण होता है, ठीक है। तो ये कथन क्या है हमारा, जिससे भोजन बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्लोरोफिल हरे पौधे, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल सहित लगभग सभी प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में होता है, केवल हरे में, ये बात गलत हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट प्रवृत्तियों के मंड के रूप में बिल्कुल सही है। कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। दो बातें बिल्कुल सही हैं हमारी। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, उसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। सोडियम, पोटेशियम, लौह और कैल्शियम उपरोक्त में से कौन से खनिज पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक हैं। केवल 1 और 2, 3 और 4, 1 और 3, 2 और 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से हैं जो पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक हैं, तो पोटेशियम और कैल्शियम आवश्यक हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या है 31, इसे देखते हैं। नए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए लक्षणों के साथ साथ आनुवांशिक लक्षण का संग्रहण होता है। एकल कोशिकाओं को 2 संतति कोशिकाओं में बदलने के लिए आवश्यक हैं। यह प्रक्रिया उत्प्रेरण एंजाइम की सहायता से ही संभव है। उपरोक्त कथनों में से कौन से डीएनए प्रतिकृति के संदर्भ में सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों बातें जो हैं डीएनए की प्रतिकृति के लिए आवश्यक हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। माइकोराइजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधों के साथ सहजीविता रखता है। यह मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करता है। यह पादपों में जल की कमी को रोकने में सहायक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो ये चारों कथन मित्रों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कर रहे हैं विचार। आलू की आंख, अदरक का प्रकंद, अगेव का बुलबुल, ठीक है। इसमें आगे क्या है जरा देखते हैं। ब्रायोफिल्म के पर्णकलिकाएं, जलकुंभी की भूस्तरका। उपरोक्त में से कितने कायिक प्रवर्धन के समर्थ हैं। तो कायिक प्रवर्धन के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, जिसमें पादप
के मूल, तने, पत्ती, कली, मुकुल जैसी कायिकी के द्वारा नए पादप का उत्पाद हो जाता है। तो ये चारों के पांचों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या है? ये जैव रासायनिक परिवर्तन में सहायक होते हैं। इनमें कार्बनिक अणुओं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। अधिकांश सह एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सह एंजाइमों के संदर्भ में सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन सह एंजाइमों के संदर्भ में सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन से एंजाइम सह एंजाइम के रूप में सही हैं? ये जैव रासायनिक परिवर्तनों में सहायक होते हैं। इनमें कार्बनिक अणुओं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। अधिकांश सह एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो एंजाइम एक प्रकार वह कारक है जो कार्बनिक होते हैं, अर्थात कार्बन इनमें होता है, नाइट्रोजन नहीं होता। ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये बात क्या है? ये भी गलत है। एंजाइम के साथ काम करते हैं। एंजाइम मुख्यतः विटामिन प्राप्त होता है। क्या है? विटामिन। ठीक। जैव रासायनिक परिवर्तनों में सहायक, ये बात सही है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खाने का नमक, वनस्पति तेल, सोडियम बेंजोएट, सार्विक अम्ल उपयुक्त में से कितने खाद्य परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं? तो खाद्य परिरक्षक के बारे में बात करें तो खाद्य परिरक्षक खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसा काम करते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुवांशिक भिन्नता जनन के दौरान सृजित होती है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखता है। जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से यदि हम कथन के बारे में बात करें तो ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है 37? इसे देखते हैं। प्रयुक्त विकिरण अनुप्रयोग, एक्स किरणें क्रिस्टल की संरचना, गामा किरणें, सीटी स्कैन, अवरक्त विकिरण, रात्रि दृष्टि उपकरण उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? यदि हम यहाँ पर ये बात करें कितने उपयुक्त सही सुमेलित हैं, देखते हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें, उपरोक्त विकिरण और अनुप्रयोग। एक्स किरणें क्रिस्टल की संरचना करती हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये बिल्कुल सही सुमेलित है। गामा किरणें सीटी स्कैन के काम आती हैं, तो गामा किरणों के बारे में यदि हम बात करें तो वो सीटी स्कैन के काम नहीं आती हैं, क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य -10⁻10 से लेकर -14 तक होती है, यानी ये बात गलत है। अवरक्त विकिरण रात्रि दृष्टि के उपकरण के तौर पर जाने जाते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 2 सही हैं, 1 गलत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मेघ संख्या ध्वनि की गति को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। गैस में ध्वनि की गति द्रव में ठोस की तुलना में अधिक होती है। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं, तो मित्रों आपके पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले कथन की। तो मेघ संख्या ध्वनि की गति में वर्णित संख्या के प्रयुक्त की जाती है, ये भी बात सही है। गैस में ध्वनि की गति द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति में कंपन करता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या है?
निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। मजबूत पूंछ, लंबी और विशाल चोंच, तीव्र स्वर ध्वनि, चटक रंग। उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं ध्रुवीय जंतु के संदर्भ में सही हैं? तो यदि हम ध्रुवीय जंतु के संदर्भ में बात करें तो उनकी पूंछ भी मजबूत होती है, विशाल चोंच भी होती है, तीव्र ध्वनि भी करते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सक्षम होता है। एथेनॉल में पेट्रोल मिलाकर इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के रूप में एथेनॉल युक्त पेट्रोल के दहन से केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सी बातें सही होंगी? तो गन्ना सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा बदलने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। एथेनॉल में पेट्रोल और मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। ईंधन के रूप में एथेनॉल युक्त पेट्रोल के दहन केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सल्फर वगैरह नहीं होते हैं। इसमें आगे क्या है जरा देखते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सभी कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पादपों में वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप संपन्न होती है? मृदा में खनिज के विभिन्न भागों में स्थानांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, आकार में बनावट में नियंत्रण और शर्करा संश्लेषण की सक्रिय होना, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42? उसे देखते हैं हम लोग। अनुवांशिक विकारों का उपचार, पनीर का बनना, प्रदूषकों का विघटन, जीन बैंक का बनना, अवांछित पादपों का उत्पादन। उपरोक्त में से कितने क्षेत्रों में अनुवांशिक अभियांत्रिकी की उपयोगिता है? केवल 2, केवल 3, केवल 4 और सभी 5। तो यहाँ पर यदि हम बात कर लें कौन सी बातें सही हैं, तो यहाँ पर ये सारी बातें सही हैं, ऑप्शन डी हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विश्व की सबसे बड़ी आबादी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से प्रभावित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे मुख्यतः शिशु और बच्चे प्रभावित हुए। मारास्मस और क्वाशरको रोग इसके प्रकार हैं। मारास्मस रोग प्रोटीन और कैलोरी एक साथ अल्पता से होता है। इन रोगों के कारण गर्भाधारण के मध्य अंतराल का कम होना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों से संबंधित ये तीनों चारों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या है 44? उसे देखते हैं। पार्थेनोजेनेसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह निषेचन के बिना ही अंडाशय के फलों में बदलने की प्रक्रिया है। इसके फलों में वृद्धि हेतु हार्मोन्स का प्रयोग अप्रभावी होता है। इसके फलों के अंदर बीज बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो यहाँ देखते हैं हम लोग। यह निषेचन के बिना ही अंडाशय और फलों के बदलने की प्रक्रिया है। पार्थेनोजेनेसिस अनिषेचन फलन लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें बिना किसी निषेचन के जीव अकेले संतति उत्पन्न सक्षम होता है, यानी इसलिए इसे क्लोन नाम भी दिया गया है। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरे में क्या है? इसके फलों में वृद्धि हेतु हार्मोन्स का प्रयोग अप्रभावी होता है, बिल्कुल गलत। इसके फलों के अंदर बीज और बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं, ये भी गलत। उपरोक्त में से केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है 45? उसे देखते हैं। प्लास्टिक फोम निर्माण, नाइट्रोजन युक्त यौगिक, ज्वालामुखी विस्फोट, कवकनाशी या फफूंदनाशी, अनियमित रॉकेट प्रक्षेपण उपरोक्त में से कितने ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं?
तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सभी पांचों जो हैं ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने के लिए उत्तरदायी हैं, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। नील कुरिंजी पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 12 वर्षों में एक बार फूल आते हैं। यह पश्चिमी घाट के 16 जंगलों का स्थानिक पौधा है। इसका उपयोग कैंसर रोधी दवा इरनोटेनिक टेकन HC ट्राईहाइड्रेट बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर जो ऑप्शन सही हैं वो हमारे पहले और दूसरे सही, तीसरा गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मंदबुद्धि, सामान्य से अधिक बाल, त्वचा पर सफ़ेद रंग एवं काले धब्बे। आगे देखते हैं क्या है इसमें आगे। उपरोक्त में से कौन से बहुप्रभाविता के लक्षण होते हैं। बहुप्रभाविता के लक्षण के बारे में यदि हम बात करें, ऐसे जीन जो 2 या 2 से अधिक प्रभाव अथवा लक्षणों को एक ही समय में दिखाते हैं, उत्पन्न करते हैं, बहुप्रभावित लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर बहुप्रभावित लक्षण पहला और तीसरा है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में किण्वन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार और बताइए हमें भी। इस क्रिया में सूक्ष्म सजीवों की सहायता से खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। ये बात गलत है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न नहीं होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। ये इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। ये बात बिल्कुल सही है। मनुष्य के शरीर में यह क्रिया स्वतः प्रेरित होती है। मनुष्य के शरीर में यह क्रिया स्वतः प्रेरित होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कौन सी सही हैं, 3 बातें सही, ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कवक, शैवाल, अकशेरुकी प्राणी उपरोक्त में से कितने जीवों में अलैंगिक जनन की संरचनाएं पाई जाती हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर बात करें, इन सभी में अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, यानी सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेल की तुलना में शहद की श्यानता अधिक होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता में वृद्धि होती है। श्यानता के कारण ही बारिश की बूंदें गोल होती हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, इसके बारे में यदि हम बात करें तो तेल की तुलना में शहद में श्यानता अधिक होती है। ये बात बिल्कुल सही है। श्यानता के बारे में यदि ये बात करें तो वो द्रवों का वह गुण जो उनके बहने का विरोध करता है, यानी बहने का विरोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, श्यानता कहते हैं। तेल की तुलना में शहद की श्यानता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता में वृद्धि होती है, नहीं। और जैसे अगर हम किसी चीनी को घोल को गर्म करते हैं तो वो पतला हो जाता है ना, तो तेज़ी से बहेगा, यानी वृद्धि नहीं होती है, घटती है श्यानता। कारण ही बारिश की बूंदें नहीं, बारिश की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं, श्यानता के कारण नहीं। ये गलत, केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगले 51 पर। देखते हैं 51 क्या कह रहा है। उत्परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है उसे देखते हैं हम लोग। पहला, डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटियां, वायरल संक्रमण, पराबैंगनी विकिरण उपरोक्त में से कितने कारक उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो सभी जिम्मेदार हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है 52, उसे देखते हैं हम लोग। ठंडी समुद्र समीर के कारण तटीय क्षेत्रों में भवनों की खिड़कियां समुद्र की ओर उन्मुख बनाई जाती हैं। ओके, तटीय क्षेत्रों की रात्रि के समय थल समीर तथा दिन के समय समुद्री समीर प्रभावित होती है। बिल्कुल गलत, दिन के समय थल समीर होती है और रात के समय समुद्री समीर होती है। ठीक है, ये पहला कथन सही, दूसरा गलत, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या है 53, प्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
क्या विचार है वो बताइए ज़रा। अपना पहले का क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्टी टू जरा एक बार और देखते। ठंडी समुद्र समीर के कारण तटीय क्षेत्रों में भवनी खिड़कियाँ समुद्र की ओर उन्मुख होती हैं, बिल्कुल सही है। और ये दोनों कथन मित्रों बिल्कुल सही हैं, ए ऑप्शन इसका होगा, न कि सी। इसे सही कर लेना एक बार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या कह रहा है 53, इसे देखते हैं हम लोग। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा युक्त और उत्तेजित होते हैं, सही है। यह सूर्य और तारों की में चमक के कारण है, बिल्कुल सही। फ्लोरोसेंट ट्यूब नियॉन बॉल बनाने में इसका प्रयोग होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी तीनों सही, ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या कह रहा है 54, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया टिंडल प्रभाव के संदर्भ में सही नहीं है। क्या है यह? घने जंगल में सूर्य की किरणों का भू सतह तक पहुंचना, नींबू के रस से प्रकाश का संचलन, कोहरे या धुंध भरे मौसम में प्रकाश का संचलन, कमरे में छोटे छिद्र से युक्त से प्रकाश की किरणों का प्रवेश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें टिंडल इफेक्ट, क्या नहीं है? नींबू के रस में प्रकाश का संचलन टिंडल इफेक्ट नहीं है, बाकी ये सारे टिंडल इफेक्ट हैं। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। इसमें बने समूहों से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। इसमें बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर मित्रों जो बात सही है वो यदि हम देखें तो इसमें बाएं से दाएं परमाणु त्रिज्या बढ़ती नहीं घटती है। बने समूहों में नीचे से परमाणु आकार बढ़ता है, बाएं से दाएं यानी संयुक्तता बढ़ती है, ये बात सही है। यानी ऑप्शन बी जो है हमारी सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या कह रहा है 56, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैव नियंत्रक, जैव उर्वरक, बायोगैस का उत्पादन, औद्योगिक उत्पाद, वहित मल का उपचार, उपरोक्त में से कितने क्षेत्रों में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। तो यहाँ पर बात करें इन सभी पाँचों में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी है हमारा सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल में लवणता वृद्धि से वाष्पीकरण में कमी आती है। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल रखती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या कह रहा है 58, इसे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आकाश का रंग नीला, तारों का रक्ताभ, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का निर्माण कौन कौन से प्रकाश प्रकीर्णन को दर्शाती हैं? यदि हम यहाँ पर बात करें, इंद्रधनुष वर्षा से उत्पन्न आकाश की जल कारण दिखाई देता है, ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पे प्रकीर्णन के बारे में बात करें तो आकाश के रंग का नीला दिखना, समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त और सूर्य रक्ताभ का दिखाई देना, जैसी ये घटनाएं प्रकाश प्रकीर्णन का कारण है। यानी आकाश का रंग नीला, सूर्यास्त, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। बल्कि ये अगर हम बात करें ये प्रकाश के प्रकीर्णन के नहीं हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है 59, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, मानव नेत्रों तक पहुंचने वाला दृश्य प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है, सही है। क्षितिज के समीप नीले और कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश का विकिरण होता है, दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60, जरा उसे देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके दहन से अत्यधिक प्रदूषण होता है, ये अत्यधिक अनभिकृत होते हैं। ये सभी प्रकार के अभिकर्मक के उपस्थिति में निष्क्रिय होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन इसमें सही है, इसके दहन अत्यधिक प्रदूषण होता है, नहीं, इसमें प्रदूषण अत्यधिक नहीं होता है, ये अत्यधिक अनभिकृत होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अभिकर्मों की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। केवल एक सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या है 61, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत परपथ में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होते हैं। टंगस्टन उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यंभावी परिणाम है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, बिल्कुल गलत है। विद्युत में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन स्वयं उपभोक्त नहीं होते, बल्कि विद्युत बोर्ड और विद्युत कंपनी, विद्युत बल्ब और विद्युत पंखे, इंजन इलेक्ट्रॉन की गति देने का काम करते हैं। टंगस्टन गलनांक प्रबल धातु, सही है। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का संभावी, यानी दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है 62, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? जल, तारपीन का तेल, कैरोसिन या एल्कोहल? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तारपीन का तेल का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63, उसे देखते हैं। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव ही आकर्षित बल होता है। नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अधिक मात्रा के सेवन से उपापचयी प्रक्रिया तीव्र होती है। इसका उपयोग गैसोलीन के योज्य के रूप में किया जाता है। ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल जो हैं हमारी क्या हैं। इसमें अगर हम देखें तो कथन एक तो हमारा गलत है, जबकि दूसरा हमारा सही, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है 65, उसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन व एथाइन के मिश्रण का दहन हो वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। असंतृप्त वसा का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो ये दोनों बातें, ऑक्सीजन और एथाइन मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। असंतृप्त वसा का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक होता है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है 66, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों में ऊतकों के तंतुओं के माध्यम से पोषक तत्वों का संचरण, पादपों में फ्लोएम संश्लेषित भोजन का वाहक है। जाइलम द्वारा पादपों में खनिज तत्वों का संचरण होता है। उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं वो सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये कौन कौन से जीवों में ऊतकों तंतुओं के माध्यम से पोषक तत्वों का संचरण होता है, तो जीवों में आपके पोषक तत्वों का संचरण तत्वों के माध्यम से होता है, सही है। पादपों में फ्लोएम संश्लेषित भोजन का वाहक होता है, सही है। जाइलम पादपों में खनिज तत्वों का संचरण होता है।
जाइलम द्वारा पादपों में खनिज तत्वों का संचरण होता है। ये बात गलत है, बाकी दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन बी हमारा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइसिंथ, वाटर लिली, सीग्रास उपरोक्त में से कितनी जलीय पादपों के परागकण कीटों के और वायु द्वारा होता है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी ऑप्शन सही होगा, तो वायु द्वारा किसका होता है इसको ज़रा देखें। तो पौधों उपरोक्त में से जलीय पादपों में परागकण कीटों का वायु द्वारा, तो हाइसिंथ जो अधिकांश जलीय पौधे क्वार्टर हाइसिंथ और वाटर लिली जो हैं उनमें इसी के वायु द्वारा होता है, जबकि सीग्रास में नहीं होता। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्या कह रहा है 68 इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस में ऊष्मा संवहन के द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसंचरण 30 से 45 डिग्री तक होता है। कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कथनों के बारे में, तो कौन सा कथन सही होगा इसमें? ठोस में ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है, बिल्कुल गलत। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सही। डॉक्टरी थर्मामीटर 30 से 45 डिग्री तक का होता है, नहीं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो है वो 35 डिग्री से कम होता है और 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल एक सही, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है 69? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जर्मेनियम, सिलिकॉन, सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम कितने पदार्थ अर्धचालक प्रकृति के हैं? तो जर्मेनियम जो है अर्धचालक पदार्थ होता क्या है पहले इसे समझ लीजिए, जिसमें विद्युत रोधी पदार्थों को कम होती है लेकिन चालकों की अधिक होती है। तो जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक के तौर पे है, सिलिकॉन अर्धचालक के तौर पर है, ठीक है। ये दोनों अर्धचालक के तौर पर देखे जाते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है 70 उसे देख लें अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। मैग्नीन व एवं कांस्टेंट का प्रयोग तार द्वारा आबद्ध मानक प्रतिरोध के निर्माण में होता है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और ए की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71 इसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट दर्द एवं जलन के उपचार में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। बिल्कुल बात सही है। मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर दांत गिरने लगते हैं। मुंह के पीएच मान की वैल्यू का बात अगर हम बात करें तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। पीएच स्केल सामान्यतः 0 अधिक अम्लीय, 14 अधिक क्षारीय पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में इसमें हाइड्रोजन की मात्रा को अपचता के कारण पेट दर्द होने और जलन का उपचार के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन के लिए सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है और दांतों का एनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपाइड कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टलीय हो जाता है, जो शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। और जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है। अतः जो हमारा पीएच का मान कम होना
से दांत गिरेंगे, न कि अधिक होने से, यानी पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। व्योम तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल से होता है। क्या आयन मंडल से होता है? सही है। टेलीविज़न प्रसारण उपग्रह इस तरंग संचरण पर आधारित होते हैं। नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। वायुमंडलीय विद्युत आवेशों के पृथक्करण के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। और तार आबद्ध प्रतिरोधकता और ताप प्रभाव अपेक्षाकृत नगण्य होता है। ये दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? मादित थैलाइनिस, दूसरा पॉलीपायरोल और एंथ्रासिन पॉलीथायोफेन। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा है। उपरोक्त में से कितने यौगिक कार्बनिक अर्धचालक हैं? तो कार्बनिक अर्धचालक के बारे में अगर हम बात करें तो एंथ्रासिन, मेथिओनिन, थायोसिनिन ही हैं, यानी केवल 2 ही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर एक बार आपको बता दें। एंथ्रासिन और पाइलोथाइमिन यही हमारे क्या हैं? थाइनिस, सॉरी, अगर हम बात करें तो ये और एंथ्रानिस ये हमारे कार्बनिक हैं, बाकी दोनों नहीं हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्या है हमारा 75। क्या कह रहा है 75? उसे देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के एक प्रकार की बागवानी है जहां पौधों को खनिज युक्त, तो हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार की बागवानी है जहां पौधों को खनिज युक्त जलीय विलायक में मृदा की अनुपस्थिति में उगाया जाता है। इसकी उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पौधों को नियंत्रित वृद्धि, जल एवं पोषक तत्वों का संरक्षण, रासायनों का न्यूनतम उपयोग, जैविक क्रियाओं से प्रभावित। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें बिल्कुल सही होंगी, तो यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार की बागवानी है जहां पौधों को खनिज युक्त जलीय विलायक में मृदा की अनुपस्थिति में उगाया जाता है। इसकी उपयोगिता के संदर्भ में पौधों की नियंत्रित वृद्धि होती है, सही है। जल एवं पोषक तत्वों का संरक्षण, सही है। रसायनों का न्यूनतम उपयोग, सही है। जैविक क्रियाओं से प्रभावित, ये बात सही नहीं होगी। ठीक है, तो कितने कथन सही हैं यहाँ पर? 3 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्या है? निम्नलिखित पर वृत्तों पर विचार कीजिए। सौर प्रज्वलन के समय सूर्य से इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं। उत्तेजित ऑक्सीजन परमाणु गुलाबी प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। ध्रुवों के निकट आवेशित कणों का घनत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर सौर प्रज्वलन के समय सूर्य से इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं। सौर प्रज्वलन के समय ये बात बिल्कुल सही है। उत्तेजित ऑक्सीजन परमाणु गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें उत्तेजित ध्रुवों के निकट आवेशित कणों का घनत्व बढ़ जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। उत्तेजित ऑक्सीजन गुलाब उत्सर्जित करते हैं, ये बात क्या है? गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वसन दर तीव्र होने के कारण पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं। ये बात गलत है। पौधे ऑक्सीजन की उपयोग करके पोषक पदार्थों की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या है 78? इसे देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वंशानुगत रोगों की जांच, आनुवंशिक विकारों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन और खाद्य जनित संकट की जांच, प्रभावी उपचार उपरोक्त में से कितने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अनुप्रयोग में शामिल हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये सभी 5 जो हैं
फिंगर प्रिंटिंग डीएनए से शामिल हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है 79? देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, विषाणु सूक्ष्म जीवी हैं। जीवाणु पौधे एवं जंतु दोनों कोशिकाओं से में गुणन करते हैं। मलेरिया, अतिसार प्रोटोजोआ से, टाइफाइड रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है 80? इसे पढ़ते हैं। आमाशय में प्रवेश करने वाले रोगजनक अम्लीय दशाओं में के प्रति अनुकूलित होते हैं। रोगजनकों के लिए यह आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतरी वातावरण के साथ समायोजन करें। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या कह रहा है 81? निम्नलिखित कितने प्रकार संश्लेषण क्रिया में शामिल होते हैं? क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। जल अणुओं में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अपघटन होता है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचय होता है, सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्या कह रहा है 82? उसे देखते हैं। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इससे ग्रसित व्यक्ति के 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। डाउन सिंड्रोम, इससे ग्रसित व्यक्ति के गर्दन में जालनुमा त्वचा पाई जाती है। यह 2 शिशुओं के मध्य गर्भ अंतराल की कमी के कारण होता है, एकल दोषपूर्ण जीन के कारण होता है। तो यहाँ पर केवल ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्या है 83? कैनी कैनिबिनॉइड्स ड्रग रसायन समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक कैनिबिनॉइड कैनबिस सटिवा पौधे के फूल से प्राप्त किए जाते हैं। ये हृदय वाहिक तंत्र के प्रभावित करते हैं। खिलाड़ी इसका प्रयोग डोपामाइन हार्मोन में वृद्धि के लिए करते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्राकृतिक कैनवाइड को स्टिवा पौधों से फूल प्राप्त होता है, सही है। हृदय वाहिक तंत्र प्रभावित होता है, ये भी सही है। खिलाड़ी इसका प्रयोग करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन अपशिष्टों को एकीकरण करना, रक्ताभाव क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, छोटी आंत से वसा को अवशोषित करना, कर संचरित करना। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सारी विशेषताएं लसिका से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या है 85? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एंजाइम, ऑक्सीजन, तापमान, जल, कोशिका और वायु उपयुक्त कितने कारक पौधों के श्वसन की दर को प्रभावित करते हैं? तो उपयुक्त में से सभी कारक श्वसन की दर को प्रभावित करते हैं पौधों की को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या है? परखनली शिशु तकनीक में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें मानवीय शरीर के बाहर निषेचन संपन्न होता है। मानवीय शरीर के वहाँ निषेचन संपन्न होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें भ्रूण को प्रयोगशाला में विकसित कर एक शिशु में परिवर्तित किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। शिशु भ्रूण को प्रयोगशाला में विकसित नहीं किया जाता, ए ऑप्शन सही है। बल्कि जायगोट को महिला के अंदर प्रवेश कराया जाता है जहाँ शिशु का विकास होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या है? तेलीय खाद्य सामग्री जैसे चिप्स आदि वायु के संपर्क में रहने पर उनके स्वाद में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये अगर हम परिवर्तन की बात करें तो द्विस्थापन, अपचयन, संचरण या उपचयन। तो उपचयन किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब वह ऑक्सीजन की
की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो यहाँ पर उपचयन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्या है 88? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर कितने तत्व मानव शरीर में अल्प खनिज के रूप में पाए जाते हैं? जिंक, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या है? ये सभी जो 5 हैं वो इससे संबंधित हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। निम्नलिखित में से ध्वनि की प्रबलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, आयाम, वेग और तीव्रता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये ध्वनि की प्रबल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है प्रबलता। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या है 19? इसे देखते हैं। जीन प्रभाव, आनुवांशिक प्रयोजन, आनुवांशिक विचलन, उपरोक्त में से कितने कारक जैव विविधता को प्रभावित करने में सक्षम हैं? तो जैव विविधता को प्रभावित करने में यदि हम बात करें तो ये सभी कारक क्या हैं? सक्षम हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या है 91? इसे देखते हैं। निम्नलिखित किस कारण भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों किसान मिट्टी में बुझा हुआ चूना मिलाकर खेती करने को प्राथमिकता देते हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी या उर्वरक के कम प्रयोग, सूक्ष्मजीव, तो अम्लीय मिट्टी के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 92? उसे देखते हैं। कुछ पौधे कीटों के भक्षण करते हैं जिन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जड़ें द्वारा निष्क्रिय अवशोषण के माध्यम से खनिज तत्व का प्राप्त करते हैं। ये ऑक्सीजन आधिक्य वाले स्थानों पर ही पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, 1 और 2, केवल 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, बाकी दोनों गलत होंगे, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या कह रहा है 93? उसे देखते हैं। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। डॉगबिल, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा। उपरोक्त में से कितने स्तनपायी नहीं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो आपका कौन सा समुद्री स्तनपायी नहीं है, तो द्विघोड़ा वास्तव में छोटी मछली है जिनका नाम सिर पर एक प्रकार का बड़ा आकार होता है, जो एक छोटे बड़े सिर को जीनस हिप्पोकस के मछली नहीं सिर्फ होता है। नेक्स्ट चलते हैं विषाणु संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल परपोषी कोशिका में विघटन करते हैं, प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, पेटों सुपर ट्यूबर नामक रोग के कारक होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर आपके कथन कि केवल परपोषी कोशिका का चयन करते हैं, प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, ये कथन सही है। कथन गलत, ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96? जैव उर्वरकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? जीवाणु, जब, कवक, साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के स्रोत हैं, सही है। एनाबिना धान के खेतों का महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है, सही है। इनका प्रयोग वायुमंडलीय नाइट्रोजन पर स्थिर करने में किया जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 97
पर क्या है 97 उसे देखते हैं। एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ये जैव उर्वरक प्रोटीन होते हैं, सामान्यतः ये उच्च ताप पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उपयुक्त तत्वों पर विचार कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, क्या कह रहा है 98 इसे देखते हैं। प्लास्टिक शीट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो पौधों के संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट आवश्यक क्लासेज है, सही है। ल्यूकोप्लास्ट, स्टार्च, प्रोटीन द्वारा पदार्थ प्रस्तुत होते हैं, ये भी सही है। प्लास्टिक में स्वयं को डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ये भी बात सही है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, क्या है 99 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एंजाइम और प्रतिजैविक उपरोक्त में से कितनों के उत्पाद और सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये सभी चारों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 100, क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। क्या है विचार करने को। परपोषी बैक्टीरिया पादप जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं, बिल्कुल सही है। माइक्रोप्लाज्मा परजीवी या मृतकोषी होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया दोनों रोगजनक होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। तो मित्रों इस तरह आज हम लोगों ने संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 7वां भी सॉल्व कर लिया है। टेस्ट भी अपलोड जल्दी कर दिए जाएंगे और इसका PDF के लिए आपको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से इसे ज्वाइन करिए और सारे पेपर जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हुए हैं उनका PDF आप कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। थैंक यू, जय हिंद।